हेलो फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट हिस्ट्री में भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और भी महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पिछले वीडियो में हम सब ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट तक पढ़ा था कि रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को लागू कर दिया गया था और इसके विरुद्ध में जो है गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल किया था 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है लूसेंट जीके का, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार के विरुद्ध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कौन कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ एक एक पॉइंट अच्छे से। कि देखिए, जालियांवाला बाग, ये जो हत्याकांड था जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ पहला ये याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहाँ पे? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, अब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ ये क्यों हुआ, तो देखिए हुआ क्या था, एक जनसभा हो रहा था। ठीक है, जालियांवाला बाग में एक जनसभा हो रहा था। क्यों हो रहा था जनसभा, तो उस समय उसी टाइम क्या हुआ था कि उस समय जो है अंग्रेज़ों ने 2 व्यक्ति थे भारत के, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, क्यों गिरफ्तार किया था, क्योंकि रॉलेट एक्ट एक कानून बनाया था, उसी के कारण इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। क्योंकि रॉलेट एक्ट कानून में क्या था कि अंग्रेज़ जो है किसी भी संदेह आदमी को गिरफ्तार कर सकता है बिना उससे पूछताछ किए। ठीक है, तो इसी कारण जो है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है अंग्रेजी ने गिरफ्तार कर लिया और इसी गिरफ्तारी के विरोध में जो है ये जनसभा हो रहा था। ठीक है, कहाँ पे? जालियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर पंजाब में है। और जब ये जनसभा हो रहा था तो जनरल डायर, ठीक है, जो पुलिस अधिकारी थे, जनरल डायर ने क्या किया कि वहाँ पे अंधाधुंध गोली चलवाई। ठीक है, कहाँ पे? जहाँ पे ये जनसभा हो रहा था और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए। ये अंग्रेज़ सरकार ने इतना बताया। ठीक है, बहुत कम बताया। ठीक है, बहुत कम बताया, जबकि बहुत सारे मारे गए थे। लेकिन कांग्रेस समिति के अनुसार जो है लगभग यहाँ पे 1000 व्यक्ति मारे गए थे। ये भी पॉइंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि आजकल जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही मॉडिफाई हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है मॉडिफाई हो गया। अब यहाँ पे जो है जो लो लेवल का क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है और हार्ड लेवल का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, हार्ड लेवल का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए हार्ड लेवल के क्वेश्चंस में ये आपको याद रखना है कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने व्यक्ति मारे गए थे, 379, लेकिन कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग किस भारतीय ने किया था, तो हंसराज नामक भारतीय ने किया था। इसके बाद याद रखना है कि शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय थे जो कि नाम है शंकरन नायर। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, तो इसके विरोध में याद रखना है कि इस शंकरन नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। ये जो उपाधि है ये अंग्रेज सरकार के द्वारा दिया जाता था। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी ने जब ये कांड हुआ जालियांवाला बाग, तो महात्मा गांधी ने इसके विरुद्ध में केसर-ए-हिंद, देखिए एग्जाम में ये पूछा जाता है कि केसर-ए-हिंद की उपाधि किसने त्यागी थी, महात्मा गांधी ने।
जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि त्यागी थी? राय बहादुर की। ठीक है, राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी? जमनालाल बजाज ने। उसी तरह याद रखना है कि सर की उपाधि किसने त्यागी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अप्रैल 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। कौन कौन? सर चमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान और अहमद एम जगत नारायण। ठीक है, ये सदस्य थे। तो इसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए अंग्रेजों ने हंटर कमीशन, ठीक है, हंटर कमीशन या हंटर की अध्यक्षता कब की थी? मतलब इसके लिए हंटर आयोग का गठन कब किया था? 19 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसमें कितने सदस्य थे? तो याद रखना है टोटल कितने थे? 5 अंग्रेज और 3 भारतीय, मतलब 8 सदस्य थे। इसमें 3 भारतीय का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान, अहमद एम जगत नारायण। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। ठीक है, तो कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड के जांच के लिए आयोग नियुक्त किया। किसके नेतृत्व में? तो याद रखना है मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जो है ये आयोग का नियुक्त किया। साथ ही साथ याद रखना है इसमें और अन्य सदस्य भी थे, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है कि जालियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो जालियांवाला बाग है ये किसकी संपत्ति थी? जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, और इन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा था जल्ली से जालियांवाला बाग। चलिए नेक्स्ट याद रखना है कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्र के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। और साथ ही साथ 19 अप्रैल 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत आंदोलन या खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। अब ये देखिए, ये तीनों पॉइंट जो है खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या क्या याद रखना है? तो सबसे पहले याद रखना है कि ये खिलाफत आंदोलन जो है ये कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, खिलाफत दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल 1919 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि भारतीय मुसलमानों ने जो है ये आंदोलन किया था। भारत के मुसलमानों ने क्यों किया था? तो मित्र राष्ट्र के विरुद्ध ये जो है आंदोलन किया था। मित्र राष्ट्र कौन? टर्की। ठीक है, टर्की के खलीफा के समर्थन में ये जो है आंदोलन किया था भारतीय मुसलमानों ने। और वहाँ पे टर्की में किसने मतलब किया था कांड? ब्रिटेन ने। तो इसलिए ब्रिटेन के विरुद्ध जो है मित्र राष्ट्र के विरुद्ध जो है मतलब कि ब्रिटेन के विरुद्ध जो है भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन किया। ठीक है, कहाँ पे? भारत में। और इस आंदोलन में याद रखना है कि गांधी जी ने साथ दिया था। ठीक है, भारतीय मुसलमानों का। तो इसलिए यहाँ पे याद रखना है कि 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की। यहाँ पे क्या पॉइंट याद रखना है कि असहयोग आंदोलन कब किया गया? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और ये जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया, ये कांग्रेस के द्वारा इसकी पुष्टि कब की गई? तो दिसंबर 1920 को की गई। ठीक है, याद रखना है नागपुर के अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट याद रखना है कि मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहम्मद अली को सर्वप्रथम कब गिरफ्तार किया गया? तो सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद याद रखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पॉल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा गया। ये जो 3 व्यक्ति हैं, ठीक है,
ये जो 3 व्यक्ति ये असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, ठीक है, ये असहयोग आंदोलन करना नहीं चाहते थे। कौन कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पॉल। इसलिए इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखिए कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जब ये जो है असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ? एक घटना हो गया। कौन सा घटना? चोरी चौरा में नामक एक स्थान है, ठीक है, कहाँ पे? गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पे क्या हुआ? असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये जो घटना हुआ था, चोरी चौरा नामक घटना जो है, ये कहाँ हुआ था? गोरखपुर जिला में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। घटना में क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलनकारी जो थे, जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने क्रोध में आकर क्या किया? थाने में आग लगा दी, ठीक है। और इसमें जो क्या हुआ, एक थानेदार और 21 सिपाही जो है मारे गए। इसी घटना से दुखित होकर जो गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, वो उन्होंने क्या किया? गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया गया? 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। क्यों हुआ? चोरी चौरा घटना के कारण जो है गांधी जी दुखित हो गए थे, इसलिए इन्होंने ये आंदोलन बंद कर दिया। चलिए उसके बाद क्या होता है? उसके बाद याद रखना है कि 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, और 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। इसलिए ही गिरफ्तार किया गया क्योंकि गांधी जी ने ही ये आंदोलन चलाया था, और ये जो घटना हुआ असहयोग आंदोलन के कारण ही हुआ। इसलिए गांधी जी को क्या हुआ? 13 मार्च 1922 ईस्वी को, याद रखना है, गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष तक इनको कारावास में रखा गया। और लेकिन याद रखना है, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को ही रिहा कर दिया गया, ठीक है। 6 वर्ष का कारावास हुआ था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इनको 5 फरवरी 1924 को ही क्या कर दिया? रिहा कर दिया। लगभग इनको 2 साल रखा गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1922 ईस्वी के मेवाड़ में भील आंदोलन का नेता जो थे वो मोतीलाल तेजावत थे, ठीक है। याद रखना है, भील आंदोलन, यह मेवाड़ भील आंदोलन, ठीक है, ये कब हुआ था? 1922 में। और ये जो आंदोलन हुआ था, इसके नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। किसने किया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। चलिए नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, इनके अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार रहे, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार। कब? 1924 ईस्वी में। कहाँ पे अध्यक्ष रहे? तो बेलगाम अधिवेशन जो हुआ था वहीं पे जो थे महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। तो ये सिर्फ एक बार महात्मा गांधी अध्यक्ष रहे, तो इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है, जिसको शॉर्ट में HRA भी बोलते हैं। तो HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र सान्याल ने की थी। कब की थी? 1924 ईस्वी में। और इसी के बारे में याद रखना है कि इसी पॉइंट में कि भगत सिंह ने 1928 ईस्वी को इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया। देखिए पूछा जाएगा कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, इसका नाम कब चेंज किया गया? 1928 में। क्या नाम हो गया? तो यहाँ देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट एक बीच में लगा दिया गया, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये किसने किया था? भगत सिंह ने किया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, पॉइंट एग्जाम में पूछ लिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, तो इस काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया और इसे ही काकोरी कांड कहा गया।
सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई। एम सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। ठीक है, मनपनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो काकोरी कांड है, काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। क्या हुआ था काकोरी कांड में? तो काकोरी एक स्टेशन है। ठीक है, काकोरी क्या है? एक स्टेशन है सहारनपुर लखनऊ में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या हुआ, इसमें वहाँ से एक रेलगाड़ी गुजर रहा था। ठीक है, जिसमें बहुत सारा सरकारी खजाना भरा था। तो इसको जो है क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया गया। ठीक है, इस सरकारी खजानों को क्या किया गया? लूट लिया गया। तो किसने ये विचार बनाया था लूटने का? तो ये बनाया था विचार, याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, और इसमें और भी सदस्य थे इस कांड में। तो याद रखना है कि इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, ये जो सदस्य थे, इनको क्या किया? दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई। ठीक है, याद रखना है, दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई। और सचिंद्र सान्याल जो कि एक सदस्य थे, इनको आजीवन कारावास दे दिया गया। और मनपनाथ जो है, इन्हें 14 वर्ष की कैद दे दिया गया। ठीक है, 14 वर्ष के लिए इनको जेल दे दिया गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, संभवतः अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि संभवतः, ठीक है, संभवतः अशफाक उल्ला खां जो थे, ये पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जिन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटकाया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन से रिलेटेड पॉइंट आपको कौन कौन सा याद रखना है कि देखिए, साइमन कमीशन जो कि 3 फरवरी 1928 को भारत आया। ठीक है, याद रखना 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया था। और कहाँ पे? इंग्लैंड में। साइमन कमीशन 1927 में बनाया गया था और 3 फरवरी 1928 को ये इंग्लैंड से कहाँ आया? भारत आया। ये जो साइमन कमीशन था, इसे वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना क्या कहा जाता है? वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। चलिए अब इसके बारे में और कौन कौन सा पॉइंट याद रखना है कि ये जो साइमन कमीशन जब भारत आया तो 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार ना करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए, ये जो साइमन कमीशन है, ठीक है, इसे वाइट मैन कमीशन बोला जाता है। 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। अब बात आता है कि इसे वाइट मैन कमीशन क्यों बोला जाता है कि ये साइमन कमीशन थे, इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और याद रखना है, इस 3 सदस्य में तीनों कौन थे? तो अंग्रेज थे। इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, तीनों अंग्रेज थे। तो इसी के विरुद्ध में जो है आंदोलन किया गया और इसीलिए इसे वाइट मैन कमीशन बोला गया, क्योंकि इसमें कौन था? वाइट मैन थे, मतलब तीनों अंग्रेजी थे। और इसी के विरुद्ध में याद रखना है लाहौर में, ठीक है, आंदोलन किया गया, प्रदर्शन किया गया 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को। और इसमें क्या हुआ कि लाला लाजपत राय, जिन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन किया साइमन कमीशन के विरुद्ध, इनको बहुत ज़्यादा पुलिस की लाठी पड़ी और इनके कारण बाद में इनको क्या हो गई? मृत्यु हो गई लाला लाजपत राय की। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है कि ये जो साइमन कमीशन था, इसके बहिष्कार जो हो रहा था भारत में, इसका जो बहिष्कार हो रहा था, लेकिन इसमें 2 दल थे ऐसे, ठीक है, भारत में जिन्होंने बहिष्कार नहीं किया था। कौन कौन दल थे? तो जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मार दी। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉन्डर्स को गोली कब मारी गई? तो 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को। किसने मारा? तो याद रखना है भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने गोली मारा। इसमें और भी क्रांतिकारी
साथ में थे, तो ये याद रखना है। चलिए, और यही भी याद रखना है कहाँ पे, लाहौर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरुद्ध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम फेंका गया था वो कब फेंका गया था, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। किसने फेंका था, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। क्यों फेंका था, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरुद्ध में ये जो है बम फेंका गया था। चलो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी इसके बारे में पढ़ते हैं कि इस अधिवेशन में याद रखना है कि इस अधिवेशन में की अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। यहाँ पे पॉइंट कौन कौन सा याद रखना है, देखिए मैं बता देता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के द्वारा कब रखा गया, किस अधिवेशन में, तो याद रखना है लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कब रखा गया, 1929 ईस्वी को। इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस अधिवेशन में याद रखना है कि कब हुआ था, तो पूरा इसका डेट है 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। और इसी दिन क्या हुआ, इसी दिन जब ये पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, तो इसी दिन रात के 12 बजे जो है जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। ठीक है, कहाँ पे, रावी नदी के तट पर। झंडा का नाम क्या था, नवगृहित तिरंगा। याद रखना है इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। ये जो अधिवेशन हुआ इसमें एक निश्चय किया गया कि 26 जनवरी 1930 जब आएगा तो हम सब क्या मनाएंगे, प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और साथ ही साथ इसी के साथ प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को हम सब स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, और ये जो है परंपरा इसी टाइम से स्टार्ट हुआ, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 1930 में जो है पहली बार 26 जनवरी को क्या मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है साबरमती से जो याद रखना है, साबरमती से जो आंदोलन का यहाँ से जो प्रस्थान किया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, दांडी यात्रा साबरमती से जो स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस पॉइंट को देखिए क्या क्या लिखा है। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की। देखिए ये जो नमक सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, तो नमक सत्याग्रह के पहले एक दांडी मार्च निकाला गया। कब निकाला गया दांडी मार्च, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने निकाला था। इनके साथ याद रखना है 78 समर्थक थे। और ये जो मार्च निकाला गया था ये साबरमती आश्रम से निकाला गया था, जहाँ पे गांधी जी का आश्रम था, वहाँ पे रहते थे। और ये जो मार्च है, ठीक है, ये 240 किलोमीटर, ठीक है, 240 किलोमीटर पैदल यात्रा था। और कहाँ पे पहुँचना था, दांडी। ठीक है, 240 किलोमीटर चल के दांडी पहुँचा गया। 78 समर्थक के साथ गांधी जी पहुँचे। जब दांडी पहुँचे तो याद रखना है इसमें उनको 24 दिन लग गया, और इसलिए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को वो सब दांडी पहुँच गए। और दांडी पहुँच के इन्होंने, गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, और ये जो आपका दांडी यात्रा था, इस यात्रा को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस से की। ठीक है, याद रखना ये जो नमक सत्याग्रह हुआ, जिसको दांडी मार्च भी बोला जाता है, इसमें जो पैदल यात्रा था
इसको सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, नेपोलियन की पेरिस यात्रा से तुलना कर दिया। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह का तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की, तो किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। जब दांडी मार्च खत्म हो गया तो इसके साथ क्या स्टार्ट हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आगे हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तो आज के लिए इतना है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अभी और भी बहुत सारा पॉइंट्स है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसको भी आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।